हाय! वेलकम बैक टू कुड़ी अमरोहा और मैं हूँ रश्मि। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और धनतेरस तो खत्म ही होने वाली है क्योंकि टाइम हो रहा है रात के पौने 12। बट कोई नहीं, आप सभी को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन सबकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके लिए सारे त्योहार बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। त्योहारों पर या घर परिवार में सब कुछ सुख शांति रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। घर में अगर कुछ भी हो जाए, छोटा-मोटा कुछ भी, तो सारे त्योहार मतलब बेरंग हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अभी हम लोग कल छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली हम लोग कल रात 11 बजे तक घर पहुँच जाएँगे, तो परसों सुबह दिवाली है ही। हमारी 7:50 की ट्रेन है, तो फटाफट ऑफ़िस से कोशिश करूँगी कि जल्दी निकल जाऊँ क्योंकि कल यार बहुत रश होगा मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन सभी जगह पर। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी निकलें, जिससे अगर रश भी होता है और या कुछ डिले भी होता है तो हम लोग टाइम से रेलवे स्टेशन पहुँच जाएँ और अपनी ट्रेन पकड़ लें। आज पता है ऑफिस में ना अचानक से कुछ याद आया, और जैसे ही याद आया ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। क्योंकि जो मैंने अभी जैसे कहा कि जो त्योहार होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर घर परिवार में थोड़ा-सा भी कुछ हो जाए तो मतलब सब बेरंग हो जाता है। ऐसा ही कुछ लास्ट ईयर मेरे साथ भी हुआ। रोज़ की तरह से नॉर्मल दिन था, मैं ऑफिस गई, सुबह जाके काम स्टार्ट किया, 9:30 ऑफिस पहुँची, 10:30-11 बजे के आस-पास भाई का फ़ोन आया कि मम्मी का मेजर एक्सीडेंट हो गया है। तो बस सुनने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि क्या मुझे लगा होगा, कैसा फ़ील हुआ होगा। फिर बताया कि भाई को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थीं। बिजनौर के पास मम्मी का ये एक्सीडेंट हुआ था, तो मम्मी को फिर बिजनौर ही एडमिट किया। और वो जो इंसान था जिसने मम्मी और भाई की मदद की, वो उस टाइम पर हमारे लिए भगवान या किसी फरिश्ते से कम नहीं था। भाई और मम्मी बाइक से थे, भाई को भी चोटें आई, मम्मी तो बेहोश ही हो गई क्योंकि मम्मी को हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो भाई की बस में नहीं था कि मम्मी को बाइक से तो पॉसिबल ही नहीं था कि मम्मी मतलब जा पाती, क्योंकि मम्मी तो बेहोश थी। बट भला करे भगवान उस फरिश्ते का जिसने ऐसे टाइम में जब इंसान से बच रहे थे, मेरी मम्मी और भाई की हेल्प की। और वो गाड़ी से उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी से बिजनौर, वहाँ से आई थिंक 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था, तो उन्होंने भाई को प्रॉपर्ली मतलब हॉस्पिटल छोड़ा, मम्मी को एडमिट कराया, मम्मी का सीटी स्कैन कराया, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होनी थी वो सब कराई, भाई को बैंडेज वगैरह कराया। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि मम्मी की जो कंडीशन थी उसे देखकर वो सच में बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो उसने मुझे भी एकदम से बोला कि मम्मी को मेजर एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत सारी चोटें आ गई हैं। तो फिर उन्होंने, भैया ने थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, बोला कि नहीं दीदी आप परेशान मत हो, अम्मा जी ठीक हैं। क्योंकि ऐसा लगता है ना 200-250 किलोमीटर से इंसान आएगा तो पता नहीं वो कितनी रश ड्राइविंग करके आए या पता नहीं कैसे आए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बस एक थोड़ा-सा दिलासा सा दिया कि हम लोग भागम-भाग में ना चलें, हम लोग आराम से शाम तक पहुँच जाएँ कि मम्मी की कंडीशन ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ, शायद मम्मी थोड़ा बेटर होंगी पहले से। और उन्होंने, भैया ने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि जब तक मैं नहीं पहुँच जाती हूँ वहाँ पर, वो भाई के और मम्मी के पास ही रहेंगे। तो फिर मैंने छोटे भाई को फ़ोन किया जो मेरे साथ ही रहता है, रवि। हम दोनों फटाफट में ऑफ़िस से लीव लेकर घर के लिए भागे। और हम लोग बाइक से निकले, तो बाइक पर ठंडी हवा लगी, प्लस भाई को थोड़ा-सा जुकाम-बुखार पहले से भी था। तो रवि की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, मतलब गजरोला पहुँचते-पहुँचते हो गई। तो उसको मैंने क्या किया, घर भेज दिया। ज़ोर पहुँची शाम को 6:30 बजे, और नवंबर में तो 6:30-7 बजे अंधेरा हो जाता है। वहाँ पहुँचकर जब देखा तो चाचा जी और विनय वहाँ पर पहुँच गए थे। विनय मेरे चाचा जी का बेटा। तो रिसेप्शन पर मैंने देखा कि विनय बैठा है, भाई खाना खा रहा है। जैसे ही भाई ने मुझे देखा, और उसके देखने से ही मतलब मुझे लगा कि नहीं, कंडीशन इतनी ईज़ी नहीं है। मतलब जैसा उन्होंने, भैया ने बताया कि सब अंडर कंट्रोल है, बट जैसे बस भाई का देखना था और मुझे समझ आ गया कि नहीं, कंडीशन इतनी आसान नहीं है जितना उन्होंने बता दी थी। बस मुझे समझ आ गया कि मैं परेशान ना हूँ, इसलिए उन्होंने, भैया ने बस मुझे दिलासा दिया। तो फिर मैंने पूछा बड़े भाई से कि मम्मी कहाँ है? उसने बोला आईसीयू में।
फिर मैं फटाफट ऊपर पहुँची जहाँ पे आईसीयू वार्ड था, तो वहाँ देखा बाहर चाचा जी बैठे हुए थे। तो चाचा जी और विनय वगैरह से बात करके उनको फिर मैंने पहले तो घर भेजा, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों का रुकना मतलब अलाउड भी नहीं था, और मतलब कोरोना था तो वैसे भी अच्छा नहीं था। तो जैसे ही मैं आईसीयू में पहुंची, मम्मी से बोला नहीं जा रहा था। मम्मी को देखकर मेरी जो सांस थी वो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि ना कुछ बोलते बन रहा था ना कुछ समझते बन रहा था, जो कंडीशन उस टाइम पर मम्मी की थी। क्योंकि आप उस इंसान को ऐसी जगह पर लेटा हुआ देख रहे हो जिसने आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो मम्मी ने तोड़ मरोड़ के एक लाइन बोली, जो बहुत ज्यादा मतलब हर्ट कर गई। कि हेड इंजरी थी, मम्मी को याद तो था। डॉक्टर ने पूछा अच्छा ये कौन है, तो मम्मी ने बताया कि मेरी बेटी है रश्मि। तो फिर मम्मी ने बस इतना बोला कि मैं बच तो जाऊंगी ना। और ये सुन के मतलब मैं ना तो कुछ नहीं कर पाई, मतलब रोना चाहती थी, रो नहीं पाई। उस टाइम मम्मी की ये बात सुनकर, ये लाइन सुनकर, जो अंदर की था ना, बस हिल गई थी बुरे तरीके से। मतलब रोना चाहती थी, नहीं रो पाई, क्योंकि हॉस्पिटल था, बड़े भाई को संभालना था, उसको चोट लगी हुई थी इतना ज्यादा। तो मम्मी को बस मैंने एक ही बात बोली, मम्मी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप यहाँ पे ठीक नहीं होगे, कल कहीं और लेके जाएंगे, ये आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस हिम्मत रखनी है। तो दूसरी चीज, और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आई, फिर मैंने नीचे पहुंची मम्मी से मिलकर। तो बड़ा भाई मुझे देखकर थोड़ा सा मतलब उसका मन भर आया, उसको ऐसा लगा, क्योंकि वो मैं तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए ही मम्मी के सामने गई थी, बट वो तो पूरा दिन मम्मी को उस कंडीशन में देख रहा था, और उसी के सामने मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो ऑब्वियसली उसका मतलब इमोशनल होना बनता था। तो जैसे ही मैंने देखा कि वो मन भारी कर रहा है, मतलब तो मैंने खुद को कंट्रोल किया, अपने को संभाला, फिर उसको संभाला, क्योंकि अगर मैं वीक पड़ जाती तो फिर उसको कौन संभालता। और उसको संभालना जरूरी था, क्योंकि उसने पूरा दिन जो चीजें देखी, उसके बाद वो टूट चुका था, वो अंदर से बहुत ज्यादा डर चुका था। उसके बाद फिर मैंने रात में वहाँ के हॉस्पिटल को ऑब्जर्व किया, प्लस वहाँ पर मम्मी को हेड इंजरी थी, वहाँ पर कोई न्यूरो सर्जन नहीं था, वहाँ पर कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था। तो समझ आ गया कि यहाँ पर मम्मी को रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मम्मी को न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत थी और वो उस हॉस्पिटल में नहीं था। तो फिर काफी सारे फोन्स किए, फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, घर पर सब जगह गूगल किया, बहुत सारी चीजें की कि कहाँ एडमिट किया जाए, मेरठ ले जाया जाए, मुरादाबाद ले जाया जाए। बहुत सोच विचार के बाद में फिर नेक्स्ट डे 11 बजे के आसपास मम्मी को वहां से हम लोगों ने मुरादाबाद कॉस्मोस के लिए रेफर कराया। और वहां पर एक चीज और मैंने रियलाइज की कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको वो रिटर्न जरूर मिलता है। आपने कभी किसी के साथ अच्छा किया है और आपका बिहेवियर अच्छा रहा है, तो आपको अगर कभी हेल्प की जरूरत है तो कभी कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मैंने बिजनौर में वीकेआईटी में 2 साल टीचिंग की थी। वीकेआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ाया था। तो उस टाइम पर मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत थी, जैसे हॉस्पिटल के बारे में पता करना था, एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने अपने एक दो स्टूडेंट का जिनका कॉन्टेक्ट नंबर था उनको फ़ोन किया, और सीरियसली आई फेल्ट टू गुड। उस टाइम मुझे इतना अच्छा लगा जब मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कि एक स्टूडेंट मेरा रात को 10 बजे ही हॉस्पिटल आ गया, एक स्टूडेंट मेरा सुबह 9 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। बहुत बहुत थैंक यू मेरे सभी स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत दी और मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। कोसमोस में फिर मम्मी वहां पर 10-11 दिन रही, और वो पूरा दिवाली का टाइम था, यही टाइम था, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज सब कोसमोस में हॉस्पिटल में निकल गए। कोई दिवाली, कोई धनतेरस, कोई भाई दूज, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। बस ये लग रहा था कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए और हम लोग घर चले जाएं। तो वहाँ के जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जब मम्मी की रिपोर्ट्स देखी, मतलब मम्मी का सिटी स्कैन देखा, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी कंडीशन क्रिटिकल है। उन्होंने तुरंत फिर दूसरा वहां पर सिटी हुआ। मम्मी की जो हेड इंजरी थी उसकी वजह से अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, मीन्स खून का जो थक्का था वो चला गया था। तो पहले सिटी स्कैन में जो थक्का आया था उससे ज्यादा आया था दूसरे सिटी स्कैन में। तो 48 आवर्स तक क्या होता है कि जो खून का थक्का है, अगर वो बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली, तो क्रिटिकल कंडीशन की तरफ है। और अगर वो
स्टेबल हो जाता है। दैट मीन्स कंडीशन स्टेबल है, मीन्स नॉर्मल है, मतलब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो बढ़ता रहता है तो ऑपरेशन की नीड आ सकती है। और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जो ब्रेन सर्जरी होती है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है कि उसको बर्दाश्त करना, उसको झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मम्मी की तो वैसे भी एज हो रही है, तो मम्मी को अगर ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती तो सच में ये सोचकर ही मतलब मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तो जो वो रात थी जिस दिन मम्मी को कॉस्मोस में एडमिट किया, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल थी हम सब लोगों के लिए। और लिटरली बड़े भाई को भी घर भेज दिया था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी हाथ पैरों में। और छोटे भाई को फीवर और जुकाम बुखार था, तो उसको भी घर पे थोड़ा बोला था कि भाई एक दो दिन तू रेस्ट कर, क्योंकि हॉस्पिटल में पता नहीं यार कितने दिन रहना पड़े। तो पहले जब खुद ठीक हो गए तब यहाँ पर आ पाओगे। तो उस दिन रात को अकेली थी मैं हॉस्पिटल में, मास्क लगाया हुआ था, और मास्क लगा के जब मैं इधर उधर टहल रही थी, रो रही थी मास्क में। तो अचानक से एक उधर से मतलब होंगे अंकल एज के, तो उन्होंने एकदम से बोला कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है अंदर ठीक हो जाएँगे। उनको नहीं पता था मैं क्यों, मैंने कहा नहीं अंकल आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। बट फिर भी वो समझ गए कि नहीं, मेरा जो मतलब पेशेंट है अंदर वो क्रिटिकल है। तो उन्होंने काफ़ी देर बात की, समझाया, बोले बच्चा ऐसे नहीं करते, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, वो जल्दी से अच्छी हो जाएँगी। फिर उन्होंने पूछा कौन है, कैसे है, कहाँ से है? तो उनसे बात करके अच्छा लगा, मन थोड़ा शांत हुआ। फिर कोरोना की वजह से कॉस्मोस में अंदर स्टे अलाउड नहीं था अटेंडेंट का। बाहर उन्होंने क्या किया हुआ था, एक पन्नी सी लगाई हुई थी हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ पर बेंचेस बिछाई हुई थी जिस पर जो अटेंडेंट थे वो अपनी रात निकालते थे। तो मैं भी वहीं पर बाहर उनमें से एक बेंच पर अपना पूरा रात काटी, वहाँ पर बैठी। तो रात में कभी नींद लगी, कभी नहीं लगी, क्योंकि बार-बार यही डर लग रहा था कि सुबह का जो सीटी स्कैन होगा वो मेन था, उसकी जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर डिपेंड करता था कि मम्मी को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। और वो जो रात मैंने काटी, वो बस मुझे पता है कि मैंने कैसे काटी और कैसे-कैसे ख़्याल मुझे आ रहे थे। सुबह लगभग कट गई रात जैसे-तैसे, कभी सोई, कभी उठी, कभी जगी। उसके बाद सुबह मेरी अचानक से आँख खुली, 4 बजे का टाइम था आई थिंक, और आई थिंक धनतेरस या धनतेरस से 1-2 दिन पहले का ही दिन होगा। उस दिन अचानक से 4 बजे मेरी आँख खुली, वो भी किसी के रोने से। और वहाँ पर इतने बुरे तरीके से वो लोग रो रहे थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, क्योंकि जो उनके साथ उनके पेशेंट थे, उनकी डेथ हो चुके थे। और वो जो सिनेरियो था, वो जो सिचुएशन थी, उस टाइम पर जो मेरी हालत थी, वो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा मुझे लग रहा होगा, क्या मेरे ऊपर बीत रही होगी। उसके बाद 5 भी नहीं बजे थे कि एक ऐसी सेम सिचुएशन किसी दूसरी फैमिली में हुई। तो मतलब मेरी खुद की मम्मी जो आईसीयू में एडमिट है और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है, और सुबह 4 बजे 5 बजे मैं ऐसे सिनेरियो मुझे देखने को मिल रहे हैं, वो भी किसी की फैमिली थी, वो भी किसी के अपने थे जो उन्होंने खोए। तो उनको देखकर बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या मेरे ऊपर बीती होगी और क्या उनके फैमिली मेंबर्स पर बीत रही होगी उस टाइम पे। फिर 11 बजे के आसपास मम्मी का सेटल हुआ, फिर डॉक्टर से बात हुई तो पता चला कि जो ब्लड क्लॉट है वो एटलीस्ट बढ़ा नहीं है। मतलब जो 1 दिन पहले आया था सेम उतना ही है, तो एटलीस्ट कंडीशन स्टेबल है, तो सर्जरी की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहाँ से थोड़ा-सा रिलीफ हुआ, बट फिर भी यार अब हॉस्पिटल में तो थे ही, सारे फेस्टिवल सब कुछ हॉस्पिटल में ही निकल गया। तो वहाँ पर मैं ताऊ जी के यहाँ पर रुकी हुई थी, मुरादाबाद में मेरे ताऊ जी रहते थे, दीदी रहती थी। तो जैसे मैं दीदी के यहाँ जाती थी या ताऊ जी के यहाँ जाती थी, तो जैसे बाज़ार में देखती थी कि लाइटिंग टंगी हुई है, दिवाली के टाइम का माहौल आपको पता ही है कि जो बाज़ारों का होता है वो कितना सुंदर और कितना अच्छा होता है। तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब देख के ऐसा लग रहा था यार ये दिवाली मेरे लिए ही क्यों ऐसी आई, या मेरे ही परिवार के लिए क्यों ऐसी आई। बट हॉस्पिटल में जाकर देखती थी तो लगता था यार कि ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं। दुख होकर कहते हैं सुख हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता, बट वहां पर मैं देखती थी कि कुछ लोगों के साथ तो दुख होकर उससे भी बड़ा अनर्थ होता था कि उनके अपने उन्हें छोड़कर चले जा रहे थे हमेशा के लिए। तो यार सच में रुपया पैसा धन दौलत ये सब कुछ तब अच्छा लगता है जब आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है।
अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कुछ भी हो जाए ना, तो कोई दिवाली, कोई होली, कोई रक्षाबंधन, कोई भाई दूज, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई धन, दौलत, रुपया, पैसा कुछ नहीं अच्छा लगता। तो हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, मेरी तरह होंगे, जैसे मैं बचपन में किया करती थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो सारी चीज़ें मम्मी को अरेंज करनी पड़ती थी। तो कभी-कभी मम्मी के लिए हर कुछ अरेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता था फाइनेंशियली, क्योंकि हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो होता क्या था, जैसे औरों को देखकर और बच्चों को देखकर मुझे लगता था नहीं मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, मैं दिवाली में इतने सारे पटाखे जलाऊंगी, मैं दिवाली में ये वाली चीज़ मुझे चाहिए। तो मैं मम्मी पर गुस्सा करती थी, मम्मी से थोड़ा झगड़ा करती थी। लेकिन उस दिन जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तब रियलाइज हुआ यार, उस झगड़े का कोई मायने नहीं था। जब मम्मी अपने साथ हैं, जब अपनी पूरी फैमिली अपने साथ है, तब त्योहार त्योहार है। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सूखी रोटी भी अगर खा रहे हो ना त्योहार वाले दिन भी, तब भी आपके लिए त्योहार त्योहार है। लेकिन अगर आप त्योहार वाले दिन पूरी पकवान खा रहे हो और आपके घर में किसी को कोई दुख है, तो आपको वो त्योहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ना ही वो आपको पूरी पकवान अच्छे लगेंगे। तो अगर कोई छोटा बच्चा है जो मेरी वीडियो देख रहा है और वो अपने मम्मी पापा से गुस्सा करता है कि वो उसको कुछ नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो बेटा प्लीज अपने मम्मी पापा पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करो, क्योंकि वो अपने 100% ट्राई करते हैं आपको खुश रखने का, आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का। बट अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको समझो, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तो हर रात दिवाली और हर दिन होली होगा। और अगर और भी कोई मतलब लगता है कि कभी कभी हम लोग हो जाते हैं निराश अपनी लाइफ में, क्योंकि हम अपने से ऊपर देखना स्टार्ट कर देते हैं, अपने से नीचे वालों को नहीं देखते। तो अगर आप कभी अपने से ऊपर वाले को देखकर आपके माइंड में आता है कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या मैं दिवाली पर ये नहीं खरीद पा रही हूँ, या मैं अपनी दिवाली पर ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार उन लोगों को भी देखो जो आप लोगों से नीचे हैं, जो दिए बेचकर आपके घरों को रोशन कर रहे हैं और खुद उनके घर का नहीं पता कि दिवाली वाले दिन दिए जलेंगे या नहीं। उन लोगों को देखो जिन लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं होता, ओढ़ने पहनने तक के लिए नहीं होता। तो अच्छा है यार, जितना ऊपर देखेंगे उतना दुख होगा। उससे अच्छा है यार कि जितना है जो है, सुख शांति से पूरे परिवार के साथ अगर सब कुछ राजी खुशी है तो बहुत अच्छा है। उसके लिए सच में भगवान को थैंक यू बोलो और अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि आपके साथ आपका पूरा परिवार है। तो यार आज का जो ये ब्लॉग था बहुत ज़्यादा सैड सैड हो गया, और थोड़ा लंबा भी हो गया आई थिंक। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान आप बीती सुनाता है तो वो लंबा तो अपने आप ही हो जाता है। तो ये भी मेरी आप बीती थी। तो लास्ट ईयर जैसी दिवाली मेरी हुई मेरे परिवार की भी, भगवान ऐसी दिवाली ऐसा कोई त्योहार किसी के नसीब में ना लिखे, सबको बहुत बहुत सारी खुशियां दे, उनके घर परिवार के साथ खुश रखे। तो इस सेड सेड सी वीडियो के लिए सॉरी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऑफिस में काम करते करते अचानक से वो दिन याद आया, तो जो इमोशंस थे वो दोबारा से मतलब जग गए। तो बस, तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। लास्ट में यार बस एक ही बात बोलूंगी कि आप लोगों के पास जो है, जैसा है, जितना है, उसी में बस खुश रहो, स्वस्थ रहो एंड मस्त रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।